So once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle Sharma। एज यू नो कि आज हम लेक्चर 7 पे पहुंच चुके हैं, जिसके लिए हमने फर्स्ट जो हमारे 6 लेक्चर से जहाँ पे हमने बुक 1 पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने नेचर सिग्निफिकेंस बिजनेस के देख लिए, प्रिंसिपल्स पढ़ लिया आपने लेक्चर 2 में। लेक्चर 3 में आपने बिजनेस इन्वॉल्वमेंट पढ़ लिया, सारा उसके डायमेंशंस पढ़ लिए, राइट। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट लेक्चर में प्लानिंग पढ़ी, फिर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, फिर स्टाफिंग पढ़ा। अगर आपको इन सब का लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग होता क्या है, ठीक है, उसका कंसेप्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका आता है। फिर उसके बाद आपकी इम्पोर्टेंस आएगी कि डायरेक्टिंग करोगे क्यों। फिर उसके बाद एलिमेंट्स, जो ये आपका पूरा चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर आपका डिपेंड इन एलिमेंट्स के ऊपर है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एलिमेंट्स आते हैं क्योंकि यहाँ पे आप सुपरविजन पढ़ते हो कि जो मैनेजर है ना वो काम कैसे करता है, ठीक है। अभी तक तो आपने ये देखा कि आपने प्लानिंग करी, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करी, रिसोर्सेज को इकट्ठा करा, अपने स्टाफ को हायर करा। अब नाउ दिस इज द मेन स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे आप लोग अपने एम्प्लॉयज से काम करवाते हो, ठीक है। एम्प्लॉय से काम कैसे करवाओगे? अब मैनेजर देखेगा कि उसको काम को कैसे सुपरवाइज करना है, अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करना है, उनसे काम कैसे करवाएगा, और कौन सा लीडरशिप का वो स्टाइल यूज करेगा जिसके थ्रू जो उसके एम्प्लॉयज हैं अच्छे से काम करें, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कौन सा वे वो चूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने सबॉर्डिनेटर्स के साथ, राइट। वहां पे उसके बाद आप फॉर्मल इनफॉर्मल देख रहे हो कि कौन सी टाइप यूज कर रहा है, कौन सा स्टाइल यूज करेगा, हॉरिजॉन्टल करेगा, वर्टिकल करेगा, और क्या प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। आज के टाइम में तो आप लोग बोल देते हो कि एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, एक मैसेज करता है और एक को मैसेज मिलता है, बट नो, इसका एक बहुत बड़ा सा प्रोसेस आता है, ठीक है। और फिर कुछ बैरियर्स भी देखेंगे कि जब आप किसी से बात करते हो तो प्रॉब्लम आती है कहाँ पे, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कम्युनिकेशन में जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, और इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब आप कम्युनिकेशन में देखोगे। क्लियर? सो ये आज आपका टॉपिक रहेगा वन शॉट वीडियो में। यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। So let's start with our topic, that is the directing. Directing means जहाँ पे एक प्रोसेस होता है, एक मैनेजर है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे उसको काम करना शुरू करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली, स्टाफिंग भी कर ली। नाउ द टाइम टू स्टार्ट योर वर्क। अब आपको अपना काम स्टार्ट करना है, और काम स्टार्ट कैसे करोगे? मैनेजर को अपना काम करवाना है। मैनेजर काम कैसे करवाएगा? मतलब उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी अपने एम्प्लॉय को, क्योंकि उसको काम करवाना है अपने एम्प्लॉय से, ठीक है। इंस्ट्रक्शन देगा प्लस उसको कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करेगा कि काम होगा कैसे, ठीक है। उसकी काउंसलिंग भी करेगा जब उससे काम नहीं होगा, उसको काम सिखाएगा भी सही। फिर भी अगर मान लो एम्प्लॉय रेडी नहीं होता काम करने के लिए तो उसको थोड़ा मोटिवेट भी करेगा, ठीक है। ये भी बोल सकता है कि भाई मैं तुझे इंसेंटिव प्रोवाइड करूंगा, मे बी इट इज एन मॉनेटरी फॉर्म और मे बी इट इज एन नॉन मॉनेटरी फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीडिंग द एम्प्लॉय। मतलब आपका मैनेजर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, काउंसलिंग करता है, मोटिवेट करता है, लीडरशिप के कुछ स्टाइल यूज करता है, कम्युनिकेट करता है किसके साथ? अपने एम्प्लॉय के साथ। क्यों करता है? ताकि जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाए। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग बैंकिंग सेक्टर का। वहां पे एक मैनेजर है, ठीक है, उसको अपने एम्प्लॉयज से काम करवाना है, लेकिन जो उसके एम्प्लॉयज है ना उनको काम करना पसंद नहीं है। तो उनका मैनेजर क्या करता है? उनको गाइड करता है सबसे पहले, ठीक है, कि काम होगा कैसे, इंस्ट्रक्शंस देगा आपको, ये काम करना है, कैसे काम करना है। अगर मान लो तब भी एम्प्लॉय रेडी नहीं होता तो उसकी काउंसलिंग भी करता है, ठीक है, कभी कभी उसका काम भी कर देता है। प्लस उसको मोटिवेट करता है कि मैं तेरे को प्रमोशन दिलवा दूंगा, इंसेंटिव्स दिलवा दूंगा। तो उससे क्या होता है, जो आपका एम्प्लॉय होता है ना वो मोटिवेट हो जाता है अपना काम करने के लिए। डायरेक्टिंग में भी सेम यही चीज होती है, जहां पे मैनेजर बोलूं या आपका सुपीरियर बोलूं, जो आपको गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, मोटिवेट करता है आपको काम करने के लिए। ये तो चलो इसका मीनिंग हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज द नेचर ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में होता क्या है, कैसे करते हो? तो सबसे पहले कहते हैं टेक द प्लेस एट द एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कह रहे जो ये डायरेक्टिंग है ना हर लेवल पे आता है, ठीक है। और इसको कौन अप्लाई करता है? सुपीरियर अप्लाई कर सकता है। सबऑर्डिनेटर कभी भी डायरेक्टिंग का काम नहीं करता, कभी भी डायरेक्ट नहीं करता। जो ये काम होता है आपका डायरेक्टिंग का वो आपका सुपीरियर ही करता है, ठीक है। Wherever there is a superior and his subordinate, directing is present। कह रहे हैं जहां पे भी आपका सुपीरियर और जहां पे सबऑर्डिनेटर होगा ना वहां पे आपकी डायरेक्टिंग आएगी आएगी।
वी कैन सी दैट द ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैव द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट्स। हम कहते हैं कि हर लेवल पे हमारा सुपीरियर भी होगा और हमारा सबऑर्डिनेटर्स भी होंगे। सो डायरेक्टिंग इज प्रेजेंट एट द एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स जो डायरेक्टिंग है आपकी हर लेवल पे प्रेजेंट होती है। फिर बोलते हो कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट में मैनेजर का काम यहाँ पे खत्म नहीं होता कि इंस्ट्रक्शंस दे दी, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी। ठीक है, वो आपका ट्रेडिशनल मेथड था जहाँ पे जो आपका हेड होता है आपको काम बता देता है, आपको ये काम करना है, काम खत्म। बट आज के टाइम पे अगर हम बात करें, हमारी मॉडर्न मैनेजमेंट की बात करें, तो यहाँ पे जो आपका डायरेक्टिंग है वो आपको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, क्योंकि मैनेजर लास्ट तक काम करता रहता है। वो आपको गाइड भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा, इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करेगा, काउंसलिंग भी करेगा आपकी। अगर आपने काम अच्छा कर दिया तो दोबारा से आपको इंस्ट्रक्शन देगा नेक्स्ट वर्क के लिए। सो यू कैन से इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्शन विल ऑलवेज बी गिवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन टिल इट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं जो फ्लो होता है हमारा डायरेक्टिंग का, वो हमारा टॉप टू बॉटम होता है। मैंने आपको बोला ना कि कभी भी सबऑर्डिनेटर सुपीरियर को डायरेक्शन नहीं दिखाता, हमेशा जो सुपीरियर होता है वही सबऑर्डिनेटर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंस की। अब डायरेक्टिंग जरूरी क्यों है? खाली मैनेजर अपना काम देके काम खत्म भी तो कर सकता है, क्यों उसको मोटिवेट करना है? क्यों उसको लीडरशिप की टाइप देखनी है कि मैं कौन सा स्टाइल यूज करूं अपने एम्प्लॉय से काम करने के लिए? तो कहते हैं इट हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग द चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आते हैं, एज अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन एनवायरमेंट, चेंज इन पॉलिटिकल थिंग्स। ठीक है, अगर हर जगह आपका चेंज आता है ना, तो आपका मैनेजर हेल्प करता है आपको उस चेंज को अडॉप्ट करने में इजीली। नेक्स्ट कहते हैं हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉय एफर्ट्स, as it integrates all their actions by the proper communication and the leadership। कहते हैं जो हमारी मैनेजर होता है ना, वो हमें हेल्प करता है, एक डायरेक्शन दिखाता है कि हमें कैसे काम करना है। ठीक है, अगर आप लोग कुछ गलत काम भी करते हो तो वहां पे जो आपका मैनेजर होता है वो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आपका जो काम होता है वो सही तरीके से होता है। नेक्स्ट कहते हैं इनिशिएट द एक्शन, as through the proper direction all the necessary steps are initiated। नेक्स्ट कहते हैं bring the stability and balance in the organization। कह रहे डायरेक्टिंग की वजह से ना स्टेबिलिटी बनी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, और एक बैलेंस भी बना रहता है। दिस एलिमिनेट एनी चांस ऑफ द कन्फ्यूजन्स। कह रहे हैं मैनेजर आपको इवन इतनी हेल्प कर देता है कि यहाँ पे जो कंफ्यूजन वाला पार्ट होता है ना, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं हेल्प इन ब्रिंगिंग out the potential and the enhancing capability of employee by motivating and leading them as when required। कह रहे इवन मैनेजर इतना काम करता है कि आपके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको काम देगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको गाइड करेगा, जिसके थ्रू आपको काम करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करके जाना है, ये एग्जाम्स में आता ही आता है और ये केस स्टडीज में आपका आएगा। सुपरविजन में इतना नहीं होता। ठीक है, जो मेन आपके 3 एलिमेंट्स रहते हैं वो मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन ही रहेगा। सुपरविजन का फिर भी मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। सुपरविजन में देखो, सुपर मतलब जो आपका सुपीरियर है उसकी बात कर रहे हैं। विजन को आप और क्या बोलते हो? सी। ठीक है, विजन को मतलब सी भी होता है। सी मतलब देखना। सुपर मतलब जो आपका हेड है, जो आपका मैनेजर है, वो क्या करता है, सब पे नजर रखता है कि उसके सबऑर्डिनेटर्स क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, अगर इसको आप छोड़ भी दोगे तो भी चल जाएगा, बट इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए सुपरविजन का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मोटिवेशन पे, लीडरशिप पे और कम्युनिकेशन पे, जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोटिवेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक बार सुपरविजन भी देख लो। इट इज द प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग, मतलब कि देखना, एनालाइज करना एफर्ट्स को और एक्टिविटीज किसकी, एम्प्लॉयज की। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जहां पे मैनेजर क्या करता है, सब कुछ देखता है, एनालाइज करता है, एफर्ट्स देखता है और कुछ एक्टिविटीज देखता है कि एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंगली वो अपने एम्प्लॉयज को गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, प्रॉपर फीडबैक देता है, जिसकी हेल्प से उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वो अचीव हो जाता है। ये आपका सुपरविजन होता है। करेक्ट। तो कहते हैं रोल क्या है इसका, काम क्या है? कह रहे सुपरवाइजर इज द लीडर टू द वर्कर। कह रहे सुपरवाइजर कौन होता है? लीडर होता है वर्कर्स का, जो उनसे काम करवाता है। ही शुड एक्ट एज द रोल मॉडल, उसको एज अ एक्ट बिहेव करना पड़ता है, रोल मॉडल। ठीक है, रोल मॉडल मीन्स कि जैसा मैं काम कर रहा हूँ आपको वैसा ही काम करना है और आपको राइट डायरेक्शन में आपको काम करना है। कह रहे सुपरवाइजर इज अ लोअर लेवल मैनेजर।
ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले जो ये सुपरवाइजर होता है ये टॉप लेवल में आता है, मिडिल लेवल में आता है या लोअर लेवल में आता है, तो आप बोलोगे कि ये लोअर लेवल मैनेजर में आता है। नेक्स्ट आपको मैंने बोला था मोटिवेशन की बात कर रहे थे जो आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो पहले एक बार मोटिवेशन का मीनिंग लिख लो क्या होता है। बुक की लैंग्वेज में नहीं, नॉर्मली बात करें तो मोटिवेशन क्या होता है, किसी भी इंसान को मोटिवेट करना ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। ठीक है, अच्छे से काम कब होगा, जब कोई आपकी तारीफ करेगा या फिर इन रिटर्न वो आपको कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड करेगा जिससे आप खुश होकर अपना काम करते हो, वो मोटिवेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आप क्लास में स्टूडेंट्स हो, टीचर अगर आपकी तारीफ कर देती है ना, आप बहुत अच्छे से काम करते हो। ठीक है, वो नॉन मॉनेटरी टाइप होती है। ठीक है, वही अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में बात करूं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका जो मैनेजर है वो आपकी तारीफ कर देता है तो वो नॉन मॉनेटरी टाइप होती है। और वही जहाँ पे आपकी मैनेजर है, ठीक है, आपको ये बोलता है कि वो आपको मनी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका इंक्रीमेंट लगा दे, डेयरनेस प्रोवाइड करवा दे, पे अलाउंस इंक्रीज करवा दे, प्रॉफिट दिलवा दे आपको, तो वो आपका मॉनेटरी टाइप में आ जाता है। बेसिकली आपको मैनेजर क्या करता है, मोटिवेट करता है जहाँ पे आप लोग काम कर सको अच्छे तरीके से। Motivation is the process of stimulating the employees, workers, people into the action by identifying their needs. उनकी नीड को देख के ना उनको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। ठीक है, एक बार ये हायरार्किकल प्रोसेस है आपका मोटिवेशन का, ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसके ऊपर भी केस स्टडी आती है आपकी। तो ये आपको दिख रहा होगा, पहले ये आपका ट्रायंगल की शेप में रहता है। ठीक है, ये हम इंडिविजुअल बेसिस पे भी देखेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी देखते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना वो बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये कह रहे बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल और बेसिक नीड एक इंसान की क्या होगी। चलो, जब आपका कॉलेज कंप्लीट होता है ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या सोचते हो कि यार बस इतना कमाना है कि रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, जिसको आप क्या बोलते हो, आपकी बेसिक नीड होती है फूड शेल्टर क्लोथ। ठीक है, ये नीड पूरी होगी मतलब आपकी हंगर वाली नीड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप क्या चाहते हो, आपको बेसिक सैलरी प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब आपको जॉब मिल जाती है ना अच्छी सी, जहाँ पे आपको सैलरी भी सही मिल रही है, तो नेक्स्ट आपका जो स्टेप आता है वो आता है सेफ्टी। आप चाहते हो यार हो सकता है कि टाइम ऐसा ना ये थोड़े टाइम बाद मेरे को निकाल दे जॉब से। ठीक है, हो सकता है मुझे ही जॉब चेंज करनी पड़े। तो यहाँ पे जो आपका मैनेजर है वो मोटिवेट कैसे करता है, आपको जॉब की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपकी इनकम इतनी स्टेबल है। ठीक है, और आप ऑन जॉब पे हो कि आपको कोई भी यहाँ से नहीं निकालेगा। तो मतलब सिक्योरिटी मिल गई एक तरह से आपको कि आपको कोई नहीं निकालेगा, अब आप अच्छे से काम करोगे। ठीक है, मतलब आपका दूसरा स्टेप भी क्लियर हो जाता है। जब आपकी सैलरी भी अच्छी है, ठीक है, आप परमानेंट भी हो, उसके बाद इंसान को और क्या चाहिए, रिलेशन अच्छा चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आप लोग बोलते हो कि आपको फ्रेंड्स भी चाहिए। कहते हैं कि एक बार ये हो सकता है कि आप हमें पैसे कम दे दो, लेकिन फ्रेंड्स के बिना काम होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कहते हो कि आपका जो इन्वायरमेंट है ना, ठीक है, जो आपका रिलेशंस है आपके एम्प्लॉयज के साथ, आपके कलीग्स के साथ, वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टीम नीड्स। मतलब कि जब पैसा भी मिल गया, दोस्त भी है, सिक्योरिटी भी है, तो अब हम चाहते हैं कि यार कुछ टाइटल मिलना चाहिए। अगर मैं 10 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ ना, तो मुझे वहां पे पोस्ट चाहिए। ठीक है, स्टीम नीड जो है वो बेसिकली आपके स्टेटस की बात करती है, स्टेटस बोलूँ या पोस्ट की बात करती है। फिर उसके बाद आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब ये वो प्लेस है जहाँ पे जो आपकी ड्रीम जॉब होती है ना, जो आप करना चाहते हो लाइफ में, वो आपका गोल अचीव हो जाता है। ठीक है, आपके पास इस पे केस स्टडी आती है, क्वेश्चन आता है कि आपकी बेसिक नीड क्या होती है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान की नीड कब होती है, कह रहे साइकोलॉजिकल नीड में होती है। कह रहे अच्छा ऐसा कौन सा प्रोसेस में या फिर स्टेज इसमें आती है जहाँ पे आपको पोस्ट चाहिए होता है इतना टाइम करने के बाद, तो आप लोग बोलते हो स्टीम नीड होती है। कह रहे हैं ऐसी कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे आप लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हो, आपकी जो लाइफ का गोल होता है वो अचीव हो जाता है, वो होती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट आती है टाइप ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेट करता कैसे है मैनेजर, मैंने आपको बताया इसकी दो टाइप है। ठीक है, दो टाइप कौन सी है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। ठीक है, मैंने क्या बोला, मॉनेटरी है या फिर नॉन मॉनेटरी है। इसको आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी है।
तो मॉनेटरी की बात करें सबसे पहले, तो जहां पे आपको पैसे से रिलेट करते हैं। मॉनेटरी मतलब मनी, फाइनेंस मतलब पैसा। ठीक है, द इंसेंटिव विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी। ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म, जो मनी की टर्म में आपको इन्फ्लुएंस करता है काम करने के लिए। नॉन मॉनेटरी मतलब इंसेंटिव विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते पैसे की फॉर्म में। ठीक है, जिसको आप नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी बोलते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका आता है, फर्स्ट वन इज योर मॉनेटरी। मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव, मीनिंग क्लियर हो गया इसका, जो आपका पैसों से रिलेट करता है। तो पैसों से ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं? कह रहे पे एंड अलाउंस, मतलब जो आपकी बेसिक सैलरी है वो इंक्रीज कर दो। ठीक है, डियरलेस अलाउंस प्रोवाइड करवा दो, हाउस अलाउंस प्रोवाइड करवा दो, कम अंडर द पे एंड अलाउंस। ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है एम्प्लॉय की, भाई हाँ सैलरी अच्छी होनी चाहिए, डी अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है, सैलरी अगर बेसिक आपको 40 रहता है ना, तो आपको उसके ऊपर जो डीए मिलता है वो आपको 20% 30% इतना अप्रॉक्स मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव्स। यहाँ पे बोलते हैं कि जो वर्कर है ना, जितना अच्छा काम करेगा उतने वेजेस मिलेंगे। मतलब एक रेशियो डिसाइड कर लिया कि आपको दिन में 100 प्रोडक्ट बनाने हैं, 100 प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको इतने वेजेस मिलेंगे। ठीक है, अगर 100 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए तो आपका जो वेजेस रेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। कह रहे रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी चाहिए। ठीक है, मॉनेटरी इंसेंटिव में बोलते हैं हम आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, लाइक पीएफ फंड हो गया आपका, पेंशंस हो गया। ठीक है, मेनली यही होता है इसमें, जहाँ पे आप लोग चाहते हो कि ओल्ड एज में, मतलब जब आप जॉब छोड़ दो तो उसके बाद तब भी आपको कुछ पैसा मिलता रहना चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं बोनस, जो आपको साल में एक बार मिलता है। ठीक है, सैलरी तो मिलती है प्लस साथ में कुछ बोनस भी प्रोवाइड करती है, और ये साल में एक बार ही पे होता है। हमारे इंडिया में एक प्रोवाइड किया जाता है दिवाली के टाइम पे, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप मतलब शेयर्स ऑफ कंपनी आर ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज एट द लो प्राइस। कह रहे हैं को पार्टनरशिप मतलब जहां पे कंपनी के जो शेयर्स होते हैं लो प्राइस में एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किए जाते हैं, नॉट एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। कह रहे हैं एम्प्लॉयज आर गिवन अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन रिकॉग्निशन टू द एफर्ट्स इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कह रहे हैं एम्प्लॉयज को कभी कभी प्रॉफिट शेयर भी मिल जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है विद द हेल्प ऑफ देयर एम्प्लॉयज। नेक्स्ट कहते हैं पर्किस्टाइज। पर्किस्ट क्या, सॉरी, पर्किस्टाइज क्या होता है? आर द फ्रिंग्स बेनिफिट्स लाइक द मेडिकल एड्स, मतलब कुछ ऐसी फैसिलिटीज पर्क्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। वो पर्क वर्ड होता है, पर्क मतलब जहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन की, हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी मतलब जहाँ पे पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना पैसे ही सब कुछ नहीं होता, स्टेटस चाहिए होता है। इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए। ठीक है, सैलरी बेशक थोड़ी कम मिल जाए बट व्हाट यू वांट कि ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है वो अच्छा आना चाहिए। फिर कहते हो करियर एडवांसमेंट, मतलब आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करे जहाँ पे आपको लगे कि जो आपका करियर है वो आगे ग्रो करेगा। जॉब सिक्योरिटी, कहते हो भाई पैसा कम दे दो कोई बात नहीं, बट हमें नौकरी से मत निकालना। ठीक है, वो सब आपके नॉन मॉनेटरी टाइप में आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है लीडरशिप। ये आपका सेकंड एलिमेंट आता है डायरेक्टिंग का, लीडरशिप, जहां पे एक लीडर होता है जो अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है। कैसे काम करवाएगा? उनको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जो इसके एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स बोलूं, लोग बोलूं, उनके आगे एज अ रोल मॉडल रहता है, ताकि जो और वर्कर्स हैं वो उससे इंस्पायर हों और अच्छे से अपना काम कर सके। ठीक है, लीडरशिप मतलब जहाँ पे मैनेजर बोलूं या लीडर बोलूं, जो अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करता है काम करने के लिए और उनके लिए एज अ रोल मॉडल रहता है। ठीक है, ताकि जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो उनको भी लगे कि हाँ हमारा मैनेजर बहुत अच्छा है, इसी के अकॉर्डिंग हमें भी इसके जैसा बनना है। ठीक है, तो ये कहते हैं इट इज एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कह रहे हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है ये लीडर और फॉलोअर्स के बीच की बात है। ठीक है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस as the followers willingly work towards the attainment to set the goal। कह रहे गोल ओरिएंटेड है, हेल्प करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहता है। इट इज एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द अदर। कह रहे लीडर को देख के ना सारे और भी लोग हैं वो भी अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इट हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग द चेंज इन द पीपल। इवन ये हेल्प करता है जो लोग हैं उनके बिहेवियर में भी चेंजेस लाने में। नेक्स्ट आता है स्टाइल ऑफ लीडरशिप। कह रहे लीडरशिप पता तो चल गया लीडर करता क्या,
अब काम कैसे करेगा लीडर? कह रहे हमारे यहाँ पे ना मेन 3 अप्रोचेस होती है। एक होती है ऑटोक्रेटिक, ठीक है। ऑटोक्रेटिक जहाँ पे एक लीडर होता है, उसके अंडर डिफरेंट फॉलोअर्स काम करते हैं, ठीक है। सारी इंस्ट्रक्शन इनको लीडर ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये खुद से कोई डिसीजन नहीं लेंगे, जो भी इनके डिसीजन लिए जाएंगे वो कौन लेगा? इनका लीडर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप आती है वो आती है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब जो पावर होती है फ्यू हैंड्स में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये आपकी डेमोक्रेटिक होती है। जो थर्ड टाइप आती है तो वो आती है कि फ्री रन। फ्री रन मतलब सारे फ्री हैं, ठीक है, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। बस जो लीडर होता है ना वो उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देता है, इंस्ट्रक्शंस दे देता है काम कैसा करना है। बाकी जो भी काम करते हैं वो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो ये मेन 3 टाइप्स थी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। पहली आती है ऑटोक्रेटिक, ठीक है। ऑटोक्रेटिक मतलब इज द मैनेजमेंट स्टाइल वेयर इज वन पर्सन कंट्रोल ऑल द डिसीजन, जहाँ पे एक ही पर्सन सारे डिसीजंस पे लेता, ठीक है। एंड टेक अ वेरी लिटिल इनपुट फ्रॉम द अदर मेंबर्स। कह रहे हैं और जो उसके सबऑर्डिनेटर्स होते हैं ना उनकी सुनता नहीं है, ठीक है। मतलब एक लीडर है, ठीक है, वही लीड कर रहा है अपनी पूरी कंपनी को, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट कौन सी टाइप में आएगा? आपकी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करूं तो ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है, जहाँ पे एक लीडर होता है, ठीक है, वो लीड करता है और उसके नीचे जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे होते हैं वो उसकी मान के चलते हैं, ठीक है। और इनसे डिसीजन में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। जो लीडर होता है वही अकेला होता है जो डिसीजन लेता है। ऑटोक्रेटिक लीडर मेक द चॉइस और द डिसीजन बेस्ड ऑन देयर ओन बिलीव्स एंड डू नॉट इन्वॉल्व अदर, और ना ही वो किसी और को इसमें इन्वॉल्व करता है, सजेशंस भी नहीं लेता और उनकी एडवाइस भी नहीं लेता। नेक्स्ट टाइप आपको बताई थी डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल मतलब जहाँ पे पावर फ्यू हैंड्स में होती है, सबके साथ मिलकर डिसीजन लिया जाता है। कह रहे हैं इट इज नोन एज द पार्टिसिपेटिव लीडरशिप is a leader style in which the leader actively involve their team members in the decision making। कह रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होती है, मतलब हर कोई पार्टिसिपेट करता है। जो लीडर है वो अपने मेंबर्स को, उसके जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करता है डिसीजन लेने में, ठीक है। एडवांटेज बोले तो शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब में काम बढ़ जाता है। इनकरेज मतलब जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनको भी इनकरेज करता है कि हाँ कि हमें भी इन्वॉल्व किया जाएगा डिसीजन लेने में। ओपन कम्युनिकेशन रहती है, सब खुलम खुला बात करते हैं, ठीक है, कोई किसी से डरता नहीं है यहाँ पे। फ्री रेन लीडरशिप की बात करूं तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि लीडरशिप स्टाइल वेयर द लीडर प्रोवाइड द मिनिमल सुपरविजन। यहाँ पे जो लीडर होता है ना वो ज्यादा सुपरवाइज नहीं करता, बस काम बता देता है ये काम है। उनको जो नेसेसरी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देता है, गाइडलाइंस दे देता है काम करना कैसे है, और उनको सपोर्ट करता है कि जब उनको लगता है ना कि हाँ इनसे काम नहीं होगा तो उनसे डिस्कस कर लेता है, ठीक है। ये कब होता है? जब उसके पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं ना वो एक्सपीरियंसड है, वहां पे हम लोग फ्री रन लीडरशिप प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। डिड नॉट गेट इन्वॉल्व इन डे टू डे डिसीजन, वो डे टू डे पे बात नहीं करता, सीधा एक महीने की मीटिंग लेता है, हाँ भाई कि पूरे महीने में आपने क्या किया, पूरे वीक में आपने क्या किया। डे टू डे डिसीजन पे वो इन्वॉल्व नहीं होता। ये तो आपका हो गया लीडरशिप। नेक्स्ट आती है आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स वेयर यू हैव टू एक्सप्रेस योर व्यूज, ठीक है, मे बी इन द रिटन फॉर्म, मे बी इन द ओरल फॉर्म, ठीक है। रिटन की फॉर्म में भी हो सकती है, ओरल की फॉर्म में भी हो सकती है। यहाँ पे आपकी कुछ लैंग्वेज ना स्पेसिफिक नहीं होती है, बट अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहां पे जो आपकी लैंग्वेज रहती है वो हिंदी यूज होगी या फिर इंग्लिश यूज होती है, ठीक है। अगर हम फॉर्मल या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं। तो अब पहले आता है इसका प्रोसेस, ठीक है, कि कम्युनिकेशन होती कैसे है। प्रोसेस बोलो या इसका एलिमेंट्स भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। मैं तो इसको प्रोसेस भी बोलूंगी और एलिमेंट भी बोलूंगी क्योंकि ये दोनों में इन्वॉल्व होता है। कह रहे हैं चलो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, बात कैसे करते हैं। आप लोग बोलते हो मैम एक मैसेज भेजना है, उस पर्सन का नाम सर्च करो, मैसेज लिखो, डन, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप लोग अपने माइंड में ना कंटेंट डिसाइड करते हो, क्या बात करनी है, ठीक है, क्या आइडिया, क्या टॉपिक है, ठीक है, उसका कंसेप्ट क्या है और क्या मैसेज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका सेंडर, जो क्या करता है मैसेज को सेंड करता है, द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। इसमें कुछ ज्यादा याद रखने वाला नहीं है, द सेंडर हु सेंड द मैसेज एंड द रिसीवर हु रिसीव द मैसेज।
ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं मीडिया, द पाथ थ्रू विच द मैसेज इज सेंड। कह रहे हैं वो पाथ जहाँ पे आप लोग मैसेज को सेंड करते हो। फिर कहते हैं इसमें इनकोडिंग भी आती है, डिकोडिंग भी आती है। इनकोडिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू डिकोडिंग। जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है, वो पहले इनकोड होगा, मतलब वर्ड्स की फॉर्म में हो गया या पिक्चर की फॉर्म में हो गया। ठीक है, फिर वो जो मैसेज उसने इनकोड किया है वो मीडिया के थ्रू जाएगा और डिकोड होगा। ठीक है, डिकोड का मतलब जो आपने मैसेज भेजा अब उसकी लैंग्वेज में जाएगा, वो उस मैसेज को समझेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसका फीडबैक आता है, रिस्पॉन्स बाय द रिसीवर। जब रिसीवर तक मैसेज पहुंच गया तो रिसीवर अब उस मैसेज को फीडबैक देगा। ठीक है, नॉइस मतलब क्या क्या बैरियर्स आते हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट्स बता रखे हैं, इनके स्टेप्स प्रोवाइड नहीं करे। तो स्टेप्स की अगर बात करूं तो सबसे पहले क्या आता है हमारा मैसेज, फिर उसके बाद सेंडर। सेंडर क्या करेगा, इनकोड करेगा। इनकोड किसकी हेल्प से करेगा, मीडिया से करेगा। फिर मैसेज किसके पास जाएगा, डिकोड होगा, रिसीवर के पास पहुंचेगा, फिर फीडबैक दिया जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट आती है आपकी कम्युनिकेशन की टाइप करूं तो दो टाइप्स आती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल मतलब जो बिल्कुल फॉर्मल वे में होती है, स्ट्रक्चर्ड वे में होती है। Formal communication refers to the structured and the official channel through which the information flows. कह रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जहां पे एक प्रिपेयर कर रखा होता है हमने स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू ऐसा चैनल, ऑफिशियल चैनल, जहां पे हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हायरार्किकल प्रोसेस फॉलो किया जाता है, मतलब सुपीरियर टू सबऑर्डिनेटर। ठीक है, मैसेज हमेशा ऐसे ही जाएगा आपका। ठीक है, एंड इट कंटेंट इज टिपिकली प्रोफेशनल। कह रहे प्रोफेशनल कंटेंट होगा, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब टाइप बताओ, फॉर्मल कम्युनिकेशन कितनी तरह की होती है, कहते हैं एक डाउनवर्ड टाइप होती है। ठीक है, जब आप किसी से बात करते हो, सुपीरियर मैसेज देता है अपने सबऑर्डिनेटर्स को, मतलब आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हो। अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है जब जो आपका सबऑर्डिनेटर है, ठीक है, उसको कुछ प्रॉब्लम है या वो अपने व्यूज रखना चाहता है सुपीरियर के आगे, तो ये आपका अपवर्ड होता है। ठीक है, और जो ये बताया मैंने आपको सुपीरियर टू सबऑर्डिनेटर जाता है, ये आपका डाउनवर्ड होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब जब आप सेम लेवल पे बात करते हो और डिफरेंट डिपार्टमेंट में बात करते हो। ठीक है, जब प्रोडक्शन मैनेजर को सेल्स मैनेजर से बात करनी है, वो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल आता है। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जब आप किसी चैनल को चूज नहीं करते या फॉर्मल वे में किसी से बात नहीं करते, जहाँ पे आपका मोटिव किसी को इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता, बट उसकी हेल्प करना आपका मेन मोटिव होता है, वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि आपका कैजुअल, इनऑफिशियल या फिर ओपन स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ द इन्फॉर्मेशन, मतलब जब आपको किसी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और बहुत जल्दी शेयर करनी है, तो वहां पे हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हो गई, जहाँ पे रूमर्स बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं, गॉसिपिंग करी जाती है। सोशल इंटरेक्शन के लिए आप लोग कुछ ग्रुप्स बनाते हो ताकि थोड़ा सा गैप आपको मिल जाए। पीर टू पीर कम्युनिकेशन मतलब बिटवीन द कलीग्स जो कम्युनिकेशन होती है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन मतलब जब इंटरेक्शन होती है उस प्लेस पे उस पर्सन से आप बात करते हो, ठीक है, थ्रू द फोन या फिर मैसेजिंग। नेक्स्ट आती है बैरियर्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है कम्युनिकेशन में। तो कह रहे हैं कि बैरियर्स क्या आ सकते हैं किसी से बात करने में। कह रहे हैं सबसे जो पहली प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है आपका सिमेंटिक बैरियर, मतलब जहां पे आप बोलते कुछ और हो और सामने वाला समझ कुछ और जाता है, मतलब डिफरेंट सिंबल्स यूज करना जहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट सिंबल्स को यूज करते हो और सामने वाला कुछ और समझता है। फॉल्टी ट्रांजैक्शन होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है। अनक्लेरिफाई अजम्पशन, जब आधी बात आप बोल के बीच में छोड़ देते हो। ठीक है, टेक्निकल जार्गन जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करने लग जाते हैं ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज कि आप दिखा तो गुस्सा रहे हो, बट आप क्या करते हो, पोलाइटली बोल रहे होते हो। ठीक है, या फिर पोलाइटली बोल रहे होते हो लेकिन जो आपके वर्ड्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते। ठीक है, तो वो आपके सिमेंटिक बैरियर्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब जहां पे आप माइंड में ना पहले से ही किसी पर्सन के लिए एक स्टेटमेंट बना लेते हो। एग्जाम्पल देती हूँ कि आपकी टीचर है, ठीक है, आपकी क्लास में कोई फर्स्ट टाइम ऐसी टीचर आई जो दिखने में थोड़ी सी रूड थी बट बहुत अच्छी थी। आपने उनको देखते ही एक क्या परसेप्शन बना ली कि नहीं, ये टीचर मेरी सुनेगी नहीं। ठीक है, या फिर आपको उसका समझ नहीं आएगा, तो
तो आप लोग क्या करते हो, उसके बाद सुनते ही नहीं हो। ठीक है, पहले अपने माइंड में एक assumption बना ली कि हमारा इसके साथ मैच बनेगा ही नहीं, तो आप उनकी स्टेटमेंट को सुने ही बिना आधे में ही उनकी बात कट कर देते हो, या फिर जो वो बोलना चाहती है आप उसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग ले जाते हो। द इमोशनल और द मेंटल स्टेट रिलेटेड टू द बैरियर्स अराइजिंग ड्यू टू द मिसमैच बिटवीन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज। मतलब जो बोल रहा है वो और जो सुन रहा है वो, दोनों के बीच में मैच नहीं बन पाता। इट मीन्स premature evaluation where the receiver evaluate the message even before it's fully delivered। कह रहे हैं इवन जो मैसेज आपको कन्वे कर रहा है, आपने उसकी कोई भी बात सुनी नहीं, पहले से ही अपने माइंड में एक परसेप्शन बना ली कि नहीं ये यही बोलेगा। ठीक है, लैक ऑफ अटेंशन, जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते ही नहीं हो। लैक ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, दिस टाइप ऑफ बैरियर इज कॉमन वेयर अ मैसेज पासेस थ्रू द वेरियस लेवल ऑफ पीपल। कह रहे हैं जब मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता है उसका मतलब ही बदल जाता है, दूसरे पर्सन से जब थर्ड के पास जाता है तो वो और चेंज हो जाता है। इट मीन्स ऐसे करते करते जो लास्ट तक मैसेज जाता है ना, जो एक्चुअल में मैसेज होता है वो तो रह जाता है, उसके अलावा जो इधर उधर की बातें होती है ना वो पहुंच जाती है। वो होती है आपकी लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड द पुअर रिटेंशन। नेक्स्ट कहते हैं डिस्ट्रस्ट, जब आपको ट्रस्ट ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स की बात करूँ तो वो बैरियर्स, वो प्रॉब्लम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के थ्रू होती है या फिर रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू होती है। जैसे कि स्टेटस, कि जो सबॉर्डिनेटर्स होते हैं ना, अपने सुपीरियर के आगे कुछ बोलने से ना हमेशा डरते हैं, हेजिटेट करते हैं। when the status of the superior create the hesitation in the mind of the subordinators। नेक्स्ट कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। कह रहे कि जैसे आपने पॉलिसी बना रखी होती है, सेंट्रलाइज्ड रहेगी, ठीक है, किसी और के हाथ में पावर नहीं होती, तो वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं इसका क्रक्स निकालती हूँ तो यही निकलता है ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पे प्रॉब्लम रिलेट करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, वो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर जो आपके माइंड से रिलेट करते हैं, आपके इमोशन से रिलेट करते हैं। सिमेंटिक बैरियर जहां पे कोडिंग और इन कोडिंग में आपको प्रॉब्लम आती है, जहां पे सामने वाला कुछ और बोलता है और आप समझ कुछ और जाते हो। नेक्स्ट आता है पर्सनल बैरियर्स। बैरियर्स इमर्जिंग ड्यू टू द एक्सटेंस ऑफ द सर्टेन पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ। फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, मतलब जहां पे आप अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, पर्सनल लेवल पे बात करें तो अथॉरिटी का डर कि हायर पोजीशन पे है, कैसे बता सकते हो। लैक ऑफ द प्रॉपर इंसेंटिव, जब आपको ये हो जाता है ना कि हाँ इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों मेहनत करनी, वो चीज। लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ अ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेटर्स, जहां पे सुपीरियर को ये लगता है कि जो उसके सबऑर्डिनेटर्स हैं वो कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, सुपीरियर इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्फिडेंस इन देयर सबऑर्डिनेटर्स मिस्ड ऑफ द नेसेसरी फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, जहां पे सुपीरियर है ना वो अपने सबऑर्डिनेटर्स को बहुत लाइटली लेके चलता है। ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। कह रहे जो भी आपने इतने सारे बैरियर्स बता दिए तो इसको इम्प्रूव कैसे करोगे। सबसे पहले कहते हैं ध्यान से सुनना शुरू करो। ठीक है, नीड टू लिसन केयरफुली। कह रहे क्लेरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेट। कह रहे किसी से बात करने से पहले ना वो आइडिया क्लियर कर लो कि तुम्हें बात करनी क्या है। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, जब आप सामने वाले से बात करते हो तो बहुत देख के बात करो, सोच के बात करो कि आप जिसको मैसेज कन्वे करवा रहे हो वो क्या मैसेज कन्वे करवा रहे हो। ठीक है, उसके लेवल पे रह के बात करो। अगर मान लो मैं पूरा लेक्चर अगर इंग्लिश में लेती तो हो सकता है किसी को समझ ही ना आता। ठीक है, तो एक लेवल हमें सेट करना पड़ता है कि सामने में जिसको समझा रही हूँ उसका माइंडसेट कैसा है, उसको समझ कैसे आएगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें पढ़ाना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। कह रहे बात करने से पहले एक बार डिस्कस कर लो फिर उसके बाद मैसेज कन्वे करो। बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड द कंटेंट ऑफ मैसेज, कि अवेयर रहो सामने वाले को लैंग्वेज कौन सी समझ आएगी। ठीक है, कैसे टाइप का कंटेंट उसको समझ आएगा इजीली। मैं आपको बोलती हूँ ना कम्युनिकेशन इज जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस योर व्यूज, कि कम्युनिकेशन बस एक तरीका है अपनी बात को समझाने का। ठीक है, कोई लैंग्वेज सेट नहीं कि आपको इसी लैंग्वेज में ही अपनी बात समझानी है। कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो बट सामने वाले को आपकी बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड द वैल्यू ऑफ द लिसनर्स। इंश्योर द प्रॉपर फीडबैक, जब आप पढ़ा रहे हो तो साथ साथ बीच में उनसे फीडबैक लो, या फिर अगर आप किसी से बात कर रहे हो आपको लग रहा है ना समझ नहीं आ रहा तो बीच में फीडबैक लेते रहो, क्या आपको समझ आया या नहीं आया। नेक्स्ट कहते हैं बी अ गुड लिसनर।
सुनना सीखो। ठीक है, जब तक सुनोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। तो ये था आपके पूरे चैप्टर में, जहां पे आप लोगों ने मोटिवेशन देखा, ठीक है, लीडरशिप देखा, कम्युनिकेशन देखा, सुपरविजन देखा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस डायरेक्टिंग में, इसके ऊपर ही पूरा आपका चैप्टर डिपेंड है। मोटिवेशन में आपकी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आएगी, प्लस आपके लेवल्स आएंगे। लीडरशिप में आपका स्टाइल आएगा, कम्युनिकेशन में आपके प्रोसेस और आपके बैरियर्स आएंगे। तो ये 3 टॉपिक तो अच्छे से करके जाना, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट मेरा यूजफुल लगा हो, सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।